नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका और मैं दिव्य कमल चौबे आपका हिंदी शिक्षक। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले यानी 9 तारीख को हमारे बीच एक टीजीटी और पीजीटी दोनों की जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो प्रवक्ता भर्ती होती है, उसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया और नोटिफिकेशन के बाद हमें तरह-तरह की चीज़ें आई कि उसका पाठ्यक्रम क्या है और उसके बाद उसमें भर्तियां कैसे होंगी। तो हमारे पास विद्यार्थियों का यह आया कि सर इस पे डिस्कस कर लेते हैं और क्लासेस स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ संस्था पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों नए बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं। आज उस बैच का शुभारंभ करते हुए मैं आप लोगों के साथ जुड़ने वाला हूँ और आज हम लोग पहले ये जानेंगे कि हमें पढ़ना क्या-क्या है, ठीक है? और पढ़ना क्या-क्या है, उन सिलेबस के अंतर्गत जो भी टॉपिक होंगे, उन टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी जानेंगे जो पहले आ चुके हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक? तो एक-एक करके बातों को समझते चलिएगा। पहले हमें ध्यान रखिएगा, भाषा विज्ञान पढ़ना होता है, भाषा की जानकारी हमें पूरी की पूरी लेनी है। सबसे बड़ी चीज़ कि केवल हिंदी भाषा ही नहीं होती, हिंदी भाषा ही की केवल जानकारी हमको नहीं लेनी है। इसमें हमें ध्यान रखिएगा कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि भाषा विज्ञान शब्द एक होता है। भाषा का अपना एक विज्ञान होता है कि भाषा कैसे बनती है, भाषा का बनने का स्वरूप क्या होता है, उसका स्वरूप जो है वो भाषा विज्ञानियों ने क्या निर्धारित किया है, विश्व में पाई जाने वाली कुल कितनी भाषाएं हैं, उन भाषाओं को कैसे वर्गीकरण करके पढ़ा जाता है, ये सभी बातें हम किस में सीखते हैं, भाषा विज्ञान में सीखते हैं। जैसे इसी भाषा विज्ञान की कुछ संस्थाएं मैं बताऊं, अगर आपको कुछ अंग बताऊं तो उसी में हमको जानने को मिलेगा कि भाषा परिवार क्या होता है। ध्यान रखिएगा, भाषा परिवार क्या होता है। और आपको बता दें एक और चीज कि प्रश्न पूछा जा चुका है कि आपके कुल प्रमाणित भाषा परिवारों की संख्या बताइए। हिंदी में अगर बात करें तो प्रश्न ये भी आ चुका है एक बार कि विश्व में कुल भाषा परिवारों की संख्या बताइए जो प्रमाणित संख्या है। कुछ लोगों ने 13 बताया है, कुछ लोगों ने 18 बताया है। और ध्यान रखिएगा, इसकी प्रमाणित संख्या 18 होती है जिनको हमको पढ़ना है। 3000 भाषाओं को हमने 18 भागों में विभाजित किया, जो कि भोलानाथ तिवारी एक बहुत बड़े हमारे भाषा विज्ञानी हैं, उन्होंने इसको बखूबी लिखा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, बच्चन सिंह, ये सभी लोगों ने, भोलानाथ तिवारी जी हो गए, आपके जेम्स हेम्बोल्ट हो गए, इन लोगों ने इस भाषा परिवार पर डिस्कशन करके इसको बताया है। और उसके बाद इसी में आपको पढ़ने को मिलेगा, भाषा विज्ञान में ही पढ़ने को मिलेगा भाषा स्वरूप। भाषा स्वरूप क्या होता है भैया? भाषा स्वरूप होता है, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आ जाए कि चीनी भाषा, जिसको हम मंदारिन बोलते हैं, मंदाग्नि एक्चुअली उसका पूरा नाम होता है, तो मंदाग्नि जो होती है मंदारिन भाषा, अगर उसकी बात पूछे कि वह किस प्रकार की भाषा है, एकाक्षरी है कि अनेकाक्षरी है कि वर्णात्मक है, कैसी भाषा है, तो ध्यान रखिएगा वो एकाक्षरी भाषा। अब एकाक्षरी क्या है? तो भाषा का एक अपना स्वरूप होता है कि वह लिखी कैसे जाती है, बोली कैसे जाती है, उसके रचनात्मक अध्ययन को हम कहते हैं भाषा का स्वरूप। जैसे कुछ भाषाएं होती हैं वो योगात्मक होती हैं, श्लिष्ट होती हैं, आकृतमूलक होती है, आकृतमूलक नहीं होती हैं कुछ भाषाएं। तो इनमें हमको अलग अलग ढंग से पढ़ना होता है। उसके बाद प्रत्येक भाषा का अपना एक इतिहास होता है, प्रत्येक भाषा का अपना एक क्या होता है? इतिहास होता है। और उन भाषाओं में जब हम इतिहास, भाषा का इतिहास जब हम पढ़ते हैं, तो भाषा के इतिहास में एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि भाषा के इतिहास के साथ साथ हमको इसी में जानना होता है कि भारतीय भाषाओं का इतिहास क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय भाषाओं का इतिहास, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको इस भाषा विज्ञान का, भारतीय भाषाओं का इतिहास। अब भारतीय भाषाओं का इतिहास आपने सुना होगा, कई लोग समझते हैं कि भारतीय भाषाओं का इतिहास कहने का मतलब हो जाएगा केवल और केवल हिंदी। नहीं, भारत में प्रयोग होने वाली जो प्रमुख भाषाएं हैं उनका इतिहास क्या रहा है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि द्रविड़ किस भाषा परिवार का सदस्य है, द्रविड़ की उत्पत्ति कहां से हुई, या फिर कोई शब्द देकर पूछ सकता है कि यह शब्द द्रविड़ का है कि नहीं है। तो इसको जानने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? उस भाषा का इतिहास जानना होगा, उसके तथ्यों को जानना होगा। और ये भारतीय भाषाओं के इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा।
जैसे मान लीजिए आपसे बता दें कि हमारे यहाँ जो एक शब्द चलता है, हमारे यहाँ जो भाषाएं चली ना वो आर्य भाषाएं कही जाती हैं। हमारे यहाँ जितनी भी भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं, उनको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, उनको हम भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। क्या बोलते हैं? भारतीय आर्य भाषा। अब ये जो भारतीय आर्य भाषा है, इसी आर्य भाषा में हिंदी भी आती है। अब ये हिंदी कहाँ पे आती है, कैसे आती है, ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत समझ में आएंगी। इसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं और आधुनिक आर्य भाषाएं हैं। तो इसको हमको पढ़ना है और यहां से प्रश्न भी बनते हैं। बात समझ में आई? अगला टॉपिक देखिएगा। इसके बाद जो दूसरी चीज हमको पढ़नी है, उसके बाद हमको पूरा व्याकरण पढ़ना है। भाषा विज्ञान के साथ साथ हमें क्या पढ़ना है? व्याकरण। और संपूर्ण व्याकरण बता रहा हूं। और व्याकरण के 2 रचनाकारों के नाम बता दूं, 2 वैयाकरण के नाम बता दूं आपको, उनको जरूर पढ़ना है। हमें उन्हीं का रेफरेंस लेके पढ़ना है। किसको किसको? एक हरदेव जी को पढ़ना है, हरदेव बाहरी, आपने नाम सुना होगा। एक हमें पढ़ना है कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु। ध्यान रखिएगा, ये 2 ऐसे लोग हैं जिनको आयोग आज तक, जिनका रेफरेंस देता रहा है आयोग, और आयोग इन्हीं के पुस्तकों के प्रश्न पूछते हैं आयोग के द्वारा। ठीक है, पूछा जाता है। तो ये 2 लोगों को हमको ढंग से पढ़ना है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा प्रश्न आपको बताते हैं जो कि पीजीटी का प्रश्न है कि कामता प्रसाद गुरु ने वर्णलिपियों की संख्या कितनी बताई है। अब आपको ध्यान रखना है कि कामता प्रसाद गुरु ने वर्णलिपियों की संख्या पहली बार बताई थी, बाकी किसी ने वर्णलिपियां नहीं बताई हैं। वर्णलिपियां होती क्या हैं यह भी जानना जरूरी है। तो जब आप व्याकरण में कामता प्रसाद गुरु के तथ्यों को पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। और मेरे पढ़ाने का रीजन है, जब मैं वर्णमाला पढ़ाता हूं तो वर्णमाला पढ़ाते समय ही मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्णमाला में वर्णलिपि क्या होती है। लिपि का मतलब क्या होता है? लिपि का मतलब होता है लिखने का तरीका, प्रकट करने का तरीका, प्रस्तुत करने का तरीका, रचना करने का। यानी किसी भी चीज को जब हम रचना करते हैं तो उसी तरीके को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और यहां पे किस लिपि की बात हो रही है? वर्णलिपि की। यानी वर्ण मतलब जो भाषा का सबसे लघुत्तम मूर्त इकाई जो होता है उसको मूर्त बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। यह भी जब आगे हम पढ़ेंगे तो देखिएगा कि ध्वनि वर्ण इनमें दोनों में कंफ्लिक्ट पैदा होगा। और आप पीजीटी और टीजीटी देने जा रहे हो, आप टेट सीटेट एस्टेट के स्टूडेंट नहीं हो, आप उससे एक लेवल ऊपर होने जा रहे हो। आप प्रवक्ता बनने जाओगे, लेक्चरर बनने जाओगे, तो आपको वर्ण और ध्वनि में फर्क समझना होगा। मैंने कहा कि भाषा की लघुत्तम मूर्त इकाई को वर्ण कहते हैं। मूर्त का मतलब जो दिखाई दे। वर्ण प्रदर्शित हो सकते हैं, ध्वनि को प्रदर्शित करना असंभव होता है। प्रत्येक ध्वनियां प्रदर्शित नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। प्रत्येक ध्वनि प्रदर्शित नहीं होती, क्योंकि मुंह से निकलने वाली प्रत्येक आवाज, प्रत्येक वायु ध्वनि होती है। मुंह से निकलने वाली, मुख से निकलने वाली प्रत्येक वायु जो होती है वो क्या होती है? ध्वनि होती है। और प्रत्येक वायु को हम प्रदर्शित नहीं कर सकते, लेकिन प्रत्येक वर्ण को प्रदर्शित किया जा सकता है। और जिसका प्रदर्शन हो सके, जो दिखाई दे, वह मूर्त होता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। तो वर्णलिपि क्या होती है? वर्णलिपि कहते हैं वर्णों का रचना, वर्णों की जो स्वतंत्र रचना होती है वो कैसे बनते हैं, उनको हम वर्णलिपि बोलते हैं। पूरा का पूरा हरदेव बाहरी हम कवर करेंगे, कामता प्रसाद गुरु को कवर करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम वर्ण रत्नाकर को भी पढ़ेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, आगे बात करते हैं। व्याकरण के इन पोर्शंस के बाद जब हम देखते हैं तो व्याकरण के इन पोर्शंस के बाद हम कहाँ पहुंचेंगे भैया? व्याकरण में केवल वर्णमाला ही तो नहीं है, व्याकरण में और भी चीजें हैं। तो समझते चलिएगा क्या क्या पढ़ना है अभी हमें। एक चीज अभी हमने भाषा विज्ञान आपको बताया, और उसके बाद हमने क्या बताया? व्याकरण बताया। व्याकरण का दूसरा जो पार्ट आएगा, जो पार्ट बी होगा, व्याकरण का दूसरा पार्ट हमें क्या पढ़ना होगा? वर्णमाला, वर्ण विचार, उसको हम पूरा का पूरा कहते हैं पार्ट ए को, वर्ण विचार। ठीक है, क्या बोलते हैं? वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला के बाद हम क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला के बाद हम वर्ण विच्छेद, एक शब्द आता है वर्ण विच्छेद या फिर वर्ण विन्यास। ध्यान रखिएगा, वर्ण विच्छेद और वर्ण विन्यास क्या होता है, उसको आपको मान लीजिए पूछा जाए कि इसको खंडित कीजिए, तो वर्णों को खंडन करना ही, वर्णों को तोड़ना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्णों का प्रयोग होता है, इसको हम वर्तनी के अंतर्गत नहीं पढ़ाते, अलग से नहीं पढ़ाते, ये ध्यान रखिएगा। वर्णों का अपना एक प्रयोग होता है, यानी प्रत्येक वर्ण कैसे प्रयोग कर सकते हो आप, किस तरीके से वर्णों का प्रयोग कर सकते हो, इस टॉपिक पे भी हम चर्चा करेंगे। और जैसे ही हमारा वर्ण कंप्लीट होगा तो बी सेक्शन जो हमारा शुरू होता है शब्द विचार। आपको मैं बता दूं
कि शब्द विचार में हम सबसे पहला पॉइंट ये रखते हैं कि शब्दों की रचना कैसे हो सकती है। शब्द की रचना, शब्द की रचना। और आपको पता होना चाहिए कि पूरे हिंदी व्याकरण में शब्द रचना के 4 तत्व होते हैं। 4 तत्व मतलब 4 ही तरीके हैं जिनके आधार पर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। ध्यान रखिएगा। और ये मत सोच लीजिएगा कि शब्द रचना मतलब वो तत्सम तद्भव बता रहा हूं। नहीं 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 नहीं, वो नहीं बता रहा हूं। और नहीं ये बता रहा हूं कि रूढ़ योग, योग रूढ़ और यौगिक, ये भी नहीं बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि शब्द बनाने के कितने तरीके होते हैं। तो 4 तरीके होते हैं, उन चारों को हमको पढ़ना है और इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे संधि। क्या पढ़ेंगे? संधि। ये शब्द बनाने की पहली प्रक्रिया है। एक नया शब्द बनाने की पहली प्रक्रिया जिसमें हम वर्णों को आपस में जोड़ते हैं। 2 शब्दों के वर्णों को आपस में जोड़कर हम एक नया शब्द बनाते हैं, तो उसको हम संधि प्रक्रिया कहते हैं। संधि प्रक्रिया के बाद हम क्या पढ़ेंगे? संधि प्रक्रिया के बाद हम पढ़ेंगे इसी में समास। क्या पढ़ेंगे भाई साहब? समास। अब इसमें हम शब्दों को जोड़ते हैं। इसमें किसको जोड़ते हैं? शब्दों को जोड़ते हैं। यानी कुछ उपवाक्य है, उस उपवाक्य को हमने छोटा कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। संक्षेप करने को हम समास बोलते हैं। उसके बाद तीसरा जो इसमें आता है उसको हम कहते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं? चौथा जो हमारा शब्द रचना का तत्व होता है वो प्रत्यय कहलाता है। जैसे उपसर्ग देखिए, उपसर्ग क्या होता था? उपसर्ग आगे लगता था किसी भी शब्द के आगे, और जो प्रत्यय है वो किसी भी शब्द के पीछे लगता है, बाद में लगता है और लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। तो ये प्रत्यय भी हमें पढ़ना है। इनफैक्ट प्रत्यय में भी ध्यान रखिएगा, प्रत्यय में केवल प्रत्यय नहीं पढ़ना है, प्रत्यय में भी कृदंत प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय होता है। तो ये कृदंत और तद्धित क्या होते हैं, इनको भी हमें जानना है। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों को, ऐसे करके हम पढ़ेंगे। और उसके बाद शब्द विचार के बाद जो तीसरा पार्ट होता है व्याकरण का, वो होता है वाक्य विचार। भैया वाक्य विचार का मतलब क्या? वाक्य विचार में हमें पढ़ने को मिलेगा कि वाक्य विचार में कैसे वाक्यों की रचना होती है, वाक्यों के भेद क्या होते हैं। जैसे शब्द विचार में हमें दूसरा पार्ट मिलेगा कि शब्द के भेद क्या होते हैं। रचना के बाद भेद, यानी शब्द रचित तो हम कर लिए, लेकिन उस शब्द के भेद क्या क्या, उस शब्द को हम किस प्रकार से बोलेंगे कि यह उसी प्रकार का शब्द है। जैसे मान लीजिए यौगिक शब्द हो गया, योग रूढ़ शब्द हो गया, आपका रूढ़ शब्द हो गया, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज। इनफैक्ट एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि संकर शब्द, संकर शब्द, ध्यान रखिएगा, शब्द बोल रहा हूं क्या? संकर, शंकर नहीं बोल रहा हूं। और आपको बता दे इसका मतलब अलग होता है, इसका मतलब अलग होता है। समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द हैं। सम उच्चरित यानी समान उच्चारण होने वाले भिन्नार्थक शब्द, अलग अलग शब्द। इसका मतलब मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण। और इसका मतलब विनाश होता है। क्या होता है? विनाश। शिव को कहते हैं शंकर, और ये शंकर जो होता है ये क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि भेदों में एक होता है संकर शब्द भी आता है, संकर शब्द भी आता है। वो उसको पूछा जाओ, अगर एक प्रश्न पूछूं कि संकर शब्द को कब शब्द भेद के अंतर्गत जोड़ा गया, यानी मैं सन पूछ रहा हूं कि किस सन में संकर शब्द को एक भेद के रूप में, शब्द भेद के रूप में प्रामाणिकता मिली और किसने दी, तो इसका उत्तर है कि कामता प्रसाद गुरु ने। कब जोड़ा? तो 2005 में जोड़ा। यानी 2005 के पहले संकर शब्द माना ही नहीं जाता था, ये ध्यान रखिएगा। आयोग ने 2005 में कामता प्रसाद गुरु के पुस्तक के आधार पर संकर शब्द को अपने सिलेबस में शामिल किया है। ठीक है, तो ये भी पढ़ेंगे हम लोग। आगे देखिए, उसके बाद भेद के बाद हम इसमें जानेंगे शब्द का विन्यास कैसे होता है। यानी विन्यास का मतलब, जैसे हम कह रहे थे ना कि वर्णों को तोड़ना, वैसे ही शब्दों को कैसे तोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए शब्द आ गया पुस्तक, इस पुस्तक शब्द का विन्यास कीजिए, तो अब आपको पुस्तक शब्द में प धन ऊ की मात्रा लगी है, तो ऐसे करके तोड़ना, तो इसको हम विन्यास कहते हैं। तो ये हमको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद देखिए, अगर वाक्य विचार में देखें तो रचना, वाक्य की रचना कैसे होती है, क्या क्या तरीके होते हैं, इसके भेद कितने होते हैं, क्या भेद होते हैं। ठीक है, वाक्य के कितने भेद होते हैं, कैसे इसका माना, कैसे इसकी क्या पहचान होती है। और उसके बाद इसी आपको बता दें कि शब्द भेद में ही हमको अविधा, लक्षणा, व्यंजना ये भी पढ़ने को मिलेगा, और वाक्य भेद में ही हमको मिलेगा संयुक्त पढ़ना, मिश्र वाक्य पढ़ना, ये सभी वाक्य के भेद में आएंगे। इनको पढ़ने के बाद हम पहुंचेंगे व्याकरण के एक चीज पे जिसको हम कहते हैं विविध। और विविध का मतलब ध्यान रखिएगा, इसमें पत्रकारिता भी आएगी, और पत्रकारिता आपके टीजीटी पीजीटी लेवल में एक महत्वपूर्ण
योगदान देता है पत्राचार। पत्राचार, पत्राचार क्या होता है भैया? आपको एक प्रश्न पूछता हूं। एक बार एक प्रश्न आया था पीजीटी हिंदी के लिए कि हिंदी पत्रकारिता में कितने ककार का प्रयोग होता है। क्या प्रश्न था? कितने ककार। भाई साहब, ककार क्या होता है? अब तो देखिएगा, हिंदी को बोलने का एक अनुक्रम चलता है। एक अनुक्रम का मतलब कि किसी भी शब्द, किसी भी अक्षर को हम जब उसके नाम से बुलाते हैं तो उसके आगे हम कार लगा देते हैं और उसके बाद उसको बुलाते हैं। जैसे क के बाद कार लगा दिया, ककार हो गया। ग के बाद कार लगा दिया तो गकार हो गया, ठीक है। अ के बाद कार लगा दिया तो अकार हो गया। तो कितने ककार होते हैं? तो इसका उत्तर होता है 6 ककार होते हैं। तो ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं और इसको हमको पढ़ना है डीपली, ये ध्यान रखिएगा। पत्राचार में ही आपको ये पता चलेगा कि शासकीय पत्र क्या होते हैं, अर्धशासकीय पत्र क्या होते हैं, गैर सरकारी पत्र क्या होते हैं, व्यक्तिगत पत्र क्या होते हैं। ये सभी चीज हम इसी में पढ़ेंगे। प्रस्तावना लेखन क्या होता है, ये आपके विविध में ही पढ़ने को मिलेगा कि प्रस्तावना लेखन क्या होता है, निबंध लेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो इनको पढ़ते हुए तब हम व्याकरण को समाप्त करेंगे और उसके बाद हम कहां पहुंचेंगे? तो अब हम पहुंचेंगे साहित्य में। इतनी चीजें, भाषा विज्ञान पढ़ने के बाद हम पहुंचेंगे साहित्य में। भाषा विज्ञान और व्याकरण पढ़ने के बाद हम पहुंचेंगे साहित्य के पोर्शन पे। और भाई साहब, साहित्य का पोर्शन ध्यान रखिएगा, साहित्य कहने का मतलब केवल इतना सा नहीं होता है। साहित्य में देखिए, ध्यान से शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले हमें पढ़ना है आदिकाल। क्या पढ़ना है? आदिकाल। और इसके भी पहले हमें पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास। जो साहित्यिक इतिहास रहा है हिंदी का, वो कैसा रहा है। जैसे एक प्रश्न अगर मैं पूछूं आपसे कि हिंदी साहित्य की पहली पुस्तक किसने लिखी, पहली पुस्तक किसने लिखी, हिंदी के साहित्य लेखन का सूत्रपात किसने किया, तो जवाब होता है गारसा दत्तासी ने। किसने? गारसा दत्तासी ने। कब शुरुआत की? 1839 में, 1839 में पहली पुस्तक उनकी आई थी, जिसका नाम क्या था? उसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। और जानकर ताज्जुब होना चाहिए आपको कि हिंदी का साहित्यिक इतिहास पहली बार जिस पुस्तक के रूप में लिखा गया, उस पुस्तक की भाषा हिंदी नहीं थी। क्या थी फिर? उस पुस्तक की भाषा फ्रेंच थी। यानी गारसा दत्तासी जो थे, उन्होंने जो पुस्तक लिखी है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, उस पुस्तक की भाषा जो है वो हिंदी नहीं है, उसकी भाषा फ्रेंच है। ठीक है, तो ये भी हमको जानना है। और उसके बाद पूछा जा सकता है आपसे कि हिंदी भाषा में पहली बार किसने लिखा, हिंदी भाषा ने पहली बार किसने लिखा। तो ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं इस इतिहास के अंतर्गत। आपको इसी इतिहास में पता चलेगा कि जो पहले अंग्रेज, ऐसा कौन अंग्रेज था जिसने पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो 1888 में आपके जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी हैं, उन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था, जिसको हम हिंदी साहित्य का प्रथम अंग्रेजी इतिहास मानते हैं। यानी अंग्रेजी भाषा में लिखा था उन्होंने, पहले अंग्रेज थे। एक बार एक प्रश्न आया आपके पीजीटी लेवल पे कि हिंदी का इतिहास लिखने वाले प्रथम पादरी का नाम बताइए। पादरी, ध्यान रखिएगा। तो यह भी आता है, ईएफके जो थे, ईएफके जी ने लिखा था, पादरी ईएफके, उनका महोदय ईएफके कहा जाता है, लेखक हैं जिन्होंने पहली बार लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ऐसी पुस्तकें आपसे पूछा जा सकता है। इसी इतिहास की पुस्तकों में एक प्रश्न आएगा कि रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक जो थी वह कब प्रकाशित हुई, जिसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है, सबसे प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। उसका प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है, तो उसका प्रकाशन वर्ष आपको याद रखना है 1929 होती है। यह भी हम बताएंगे। किसकी भूमिका में लिखी गई, यानी पहली बार जब वह पुस्तक आई थी तो ध्यान रखिएगा इस नाम से प्रकाशित नहीं हुई थी। हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से स्वतंत्र पुस्तक नहीं प्रकाशित हुई थी, वह पुस्तक किसी दूसरी अन्य पुस्तक के आमुख में लिखी गई थी, और वह उस पुस्तक का नाम क्या था? हिंदी शब्द सागर। तो ये सारी बातें आपको मैं बताने वाला हूं और एक एक डिटेल में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये हमारा समाप्त होगा कि इतिहास लेखन की परंपरा क्या रही, किसने किसने लिखा इतिहास, और इतिहास की उन्होंने कैसे इतिहास को आगे बढ़ाया। कई लोग हैं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुछ कहना कुछ और है, रामचंद्र शुक्ल का कहना कुछ और है,
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कभी भी एक मुश्त, यानी एक मुश्त कहने का मतलब इकट्ठा इतिहास तो नहीं लिखा, लेकिन अलग अलग समय पे उन्होंने इतिहास लिखे हैं। जैसे उनकी सबसे प्रसिद्ध देखें तो हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से पुस्तक, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये दोनों पुस्तकें उनकी बहुत प्रमाणित और बहुत प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। अगर देखा जाए तो हमारे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी एक पुस्तक लिखी, हिंदी साहित्य का अतीत। तो ऐसे कई लेखक हैं जिनके अलग अलग पुस्तकों से अलग अलग वैचारिक धारणाओं के चलते उन्होंने अपने अलग एक इतिहास का एक अलग रूप दिया। तो उस पुस्तकों के नाम, प्रकाशन वर्ष इत्यादि पे हम चर्चा करेंगे और उसमें विशेष क्या है। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है, एक व्यक्ति, आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हो तो आपको यह पता होना चाहिए, इतिहास जब पढ़ते हैं तो उसमें एक नाम जरूर याद रखिएगा, मिश्र बंधु। क्या नाम? मिश्र बंधु। बड़ा कमाल है कि मिश्र बंधु का नाम लेते ही पीजीटी टीजीटी के विद्यार्थियों को इतना पता होना चाहिए, इतना जागरूक होना चाहिए कि मिश्र बंधु का नाम लेते ही उनके मुख पे तीनों के तीनों भाइयों का नाम होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न आ चुका है, पीजीटी और टीजीटी दोनों में प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में से मिश्र बंधुओं का नाम कौन सा है, यानी तीनों के तीनों का नाम क्या था। और तीनों के तीनों भाई थे, तीनों लोगों ने लिखा। मिश्र बंधु की जो उन्होंने पुस्तक लिखी है मिश्र बंधु विनोद, वो कितने भागों में प्रकाशित है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। इनफैक्ट इसी में हमको पता चलेगा कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसको माना, किसने किसको माना, प्रथम पुस्तक किसको मानी जाती है। और उसके बाद जब हम पूछेंगे तो इसी में हम काल विभाजन शब्द पढ़ते हैं। काल विभाजन का मतलब हिंदी साहित्य को पढ़ने का जो काल, उसका समयानुसार जो विभाजन हुआ, किसने क्या दिया। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने अलग विभाजन दिया है, जॉर्ज ग्रियर्सन का विभाजन अलग माना जाता है, मिश्र बंधु विनोद ने अलग विभाजन दिया है, गणपति चंद्र गुप्त ने अलग विभाजन दिया है। तो कहने का मतलब है कि वो जो विभाजन चले और उसमें किस नाम को हम प्रामाणिकता देंगे, वह नाम भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। और उसके बाद जब हम ये पढ़ लेंगे काल विभाजन, तब हम आएंगे उसके अलग अलग कालों पे और साहित्यिक विशेषताओं पे, उनकी रचनाओं पे, उनके कवियों पर, उनके लेखकों पर। जैसे सबसे पहले हम आदिकाल पढ़ेंगे। आदिकाल में हमको पढ़ने को मिलेगा, अच्छा आदिकाल कहने का मतलब आदिकाल से ही केवल मत निकालिएगा, आदिकाल का नामकरण कैसे हुआ, इसके अलग अलग अन्य कोई नाम है तो किसने दिए। जैसे इसको चारण काल किसने कहा, संधि काल किसने कहा, अपभ्रंश काल किसने कहा, बीजवपन काल किसने कहा, वीर गाथा काल किसने कहा, शून्य काल किसने कहा, आरंभिक काल किसने कहा। ठीक है, ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं और ये सारी चीजें होंगी यहां आदिकाल में। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, इस आदिकाल में हमको एक और चीज पढ़ने को मिलेगा, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, ये दोनों के दोनों पढ़ने को मिलेंगे, हमें रासो ग्रंथ पढ़ने को मिलेंगे। ये सारी चीजें पढ़नी है, ये सारे सिलेबस के हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पढ़ने को आएगा, आदिकाल के बाद भक्ति काल पे हम पहुंचेंगे। भक्ति काल का नामकरण कैसे हुआ, भक्ति काल को और क्या कहते हैं, वह कौन सी परिस्थितियां थी जो भक्ति काल का उदय कराया, जिसने भक्ति काल आया, क्यों, क्या कारण था। भक्ति काल के कुछ खंड हैं, जैसे अभी साहित्यिक विशेषताओं में मैंने बताया ना कि इसमें अगर देखें तो आदिकाल में रासो ग्रंथ लिखे गए, सिद्ध साहित्य पढ़ना है, नाथ साहित्य पढ़ना है। वैसे ही भक्ति काल में भी हमें दो तरीके से पढ़ना है, एक सगुण शाखा, एक निर्गुण शाखा को पढ़ना है, और उसमें भी सगुण में भी दो और निर्गुण में भी दो। तो यानी पूरा का पूरा काव्य संग्रह अलग है। इसमें हमें एक और चीज, इसी भक्ति काल में हमें एक शब्द पढ़ना है संत काव्य और एक शब्द पढ़ना है सूफी काव्य। सूफी काव्य, ये दोनों ध्यान रखिएगा, सूफी काव्य और एक संत काव्य, ये भी पढ़ना है। रामचंद्र शुक्ल के अलावा राम कुमार वर्मा जी ने संत काव्य नाम दिया है, ध्यान रखिएगा। यानी संत काव्य जो शब्द आया, ये किसने दिया नाम, तो संत काव्य शब्द सबने नहीं बोला है, किसी एक ने बोला है। तो ये सारे डिटेल्स को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद कहाँ पहुंचेंगे, रीतिकाल पे पहुंचेंगे। और रीतिकाल में भी ध्यान रखिएगा कि रीतिकाल में भी अलग अलग विभाजन है, रीति सिद्ध है, रीतिबद्ध है, कुछ लोग रीतिबद्ध को अलग नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद हम पहुंचेंगे आधुनिक पे, और आधुनिक में भी कितने काल हैं, क्या है, सारी बातें करते हुए तब हम गद्य के इतिहास पे पहुंचते हैं। ये पद्य का इतिहास बता रहा हूं आपको। उसके बाद हम इसी साहित्य में दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है गद्य का इतिहास। किसका इतिहास, गद्य का इतिहास। और गद्य का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो गद्य के इतिहास में सबसे पहले उपन्यास का इतिहास पढ़ना है। 5 विधाएं हैं, इन 5 विधाओं के इतिहास पे ज्यादा चर्चा करनी है। उपन्यास है,
उपन्यास के बाद नाटक है, नाटक के बाद कहानी है, कहानी के बाद निबंध है, और निबंध के बाद एक हमें पढ़ना है आलोचना। ये पांच चीजों पर हमें फोकस करना है सबसे ज्यादा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे उपन्यास शुरू हुआ तो पहला उपन्यास क्या कौन सा था, और उस उपन्यास के बाद आगे जो उपन्यास लिखे गए उनका मतलब उनका विषय वस्तु उनका क्या था और क्यों वैसे विषय वस्तु बने। जैसे अगर बात करूं कहानी की, तो प्रेमचंद्र के बाद कहानी के अंतर्गत कौन लोग आते हैं जो कि प्रेमचंद्र की तरह ही कहानियां लिखते हैं। जैसे यशपाल जी, यशपाल जी की पर्दा कहानी देखिए, क्या बेहतरीन मार्मिक कहानी है। तो जैनेन्द्र कुमार मनोविश्लेषणात्मक कहानीकार हैं, गजब की कहानियां, अपना अपना भाग्य, ध्रुव यात्रा, ऐसी ऐसी कहानियां लिख देते हैं। तो जैनेन्द्र कुमार ऐसे लेखकों को हमें पढ़ना है। अगर हम बात करें निबंध में, तो रामचंद्र शुक्ल ऐसे व्यक्ति को हमें पढ़ना है, धीरेन्द्र वर्मा को हमें पढ़ना है। अगर हम नाटक की बात करें तो हमें राम कुमार वर्मा को पढ़ना है, उपेंद्र नाथ अश्क को पढ़ना है, हमें मोहन राकेश को पढ़ना है। तो इसका मतलब है कि हमें एक पूरा का पूरा सार लेकर चलना है इसको। तो साहित्य के इतिहास में इतना पढ़ने के बाद हम आपको बता रहे हैं कि इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद आपका सिलेबस एक कवर अप होगा। ये हिंदी का है पैटर्न, क्या है ये हिंदी है। अब बात करते हैं कुछ जगहों पे, देखिए पीजीटी और टीजीटी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि संस्कृत साहित्य से ली गई हैं। किससे भैया? संस्कृत साहित्य और संस्कृत के व्याकरण से। यानी क्योंकि आपको क्या बनना है, आपको 9th to 12th का टीचर बनना है। यानी जो लोग टीजीटी देंगे वो 9वीं 10वीं में पढ़ाएंगे, और जो लोग पीजीटी 11वीं 12वीं में, तो उनको क्या पढ़ना पड़ेगा, उनको संस्कृत भी पढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए संस्कृत का भी कुछ पोर्शन पढ़ना पड़ता है। जैसे उसमें कुछ साहित्य पढ़ने हैं, संस्कृत के साहित्य पढ़ने हैं, उसमें कुछ कवि हैं, और कुछ साहित्य के बाद हमें इसका व्याकरण भी पढ़ना है। और आपको बता दूं कि ये साहित्य और ये व्याकरण जो संस्कृत का है, इसमें मेरे साथ साथ हमारे जो संस्कृत व्याकरण, संस्कृत के जो टीजीटी पीजीटी हमारे यहाँ लेते हैं सर विनय प्रकाश जी, वो खुद पढ़ाएंगे आपको, तो उस पर भी परेशान मत होइएगा, ठीक है। और रही बात उसके बाद अंतिम पोर्शन, तो एक चीज जान लीजिएगा कि साहित्य के साथ ही आपका एक चलेगा काव्य तत्व। क्या? काव्य तत्व। काव्य तत्व मैंने क्यों बोला भैया? तो ध्यान रखिएगा, काव्य शास्त्र मैंने पूरा नहीं बोला, मैंने बोला काव्य तत्व। इस काव्य तत्व में हमें पढ़ना है कि काव्य के कौन कौन से शास्त्र, कौन कौन से विवेचनाएं हुई, कि कैसे कैसे, जैसे भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा तो नाट्य शास्त्र में क्या क्या उन्होंने थ्योरी दिए हैं, क्या क्या विवेचनाएं दी हैं, ठीक है। तो उस काव्य शास्त्र में हमको पाश्चात्य की भी कुछ लोगों को, जैसे इलियट को देखना है, आईएस रिचर्ड्स को देखना है, हमें प्लेटो का सिद्धांत देखना, अरस्तु के बारे में जानना है, जैसे विरेचन का सिद्धांत क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। और उसके बाद इसी काव्य तत्व में हमें रस भी पढ़ना है, छंद भी पढ़ना है, अलंकार भी पढ़ना है, और इसी के अंतर्गत हमें काव्य गुण भी पढ़ने हैं। काव्य गुण कौन कौन से आपको पता होना चाहिए कि काव्य गुण क्या होता है। काव्य गुण होता है कि ओज, माधुर्य और प्रसाद, ये 3 गुण आपको पता ही होने चाहिए जरूर से जरूर। रसों के बारे में जब आपको हम पढ़ाएंगे तो इसी रसों में वृत्तियां पढ़ने को मिलेंगी, 4 वृत्तियों के बारे में जरूर जानना चाहिए, जो कि नाट्य शास्त्र में इसका विवेचन है। अलंकार के बारे में जब हम पढ़ाएंगे तो उसके भामक के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़ते हुए तब जाके हमारा पूरा एक सिलेबस कंप्लीट होगा, जिसमें हमारा ड्यूरेशन कितना है, 5 से 6 महीने, ये ध्यान रखिएगा। यानी इतने दिन आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी, 2 घंटे की क्लास होगी आपकी। कितने घंटे की? 2 घंटे की डेली बेसिस पे क्लास होगी। आपको टॉपिक क्लियर होने के बाद हम क्या देने वाले हैं, पर टॉपिक के बाद आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मिलेगी, ठीक है। और आज का सेशन तो वैसे इधर पे थोड़े दिनों के लिए हम लोग रिकॉर्डेड सेशन चलाएंगे। आप लोग जैसे जुड़ते जाओगे तो जुड़ने के बाद हम लोग आप लोगों को लाइव सेशन भी देने लगेंगे। आपको बता दिया जाएगा कि पेड कोर्स जो आप लोग लोगे उसके लिए पेड कोर्स, हाँ यूट्यूब पे भी आपके मिलेंगी क्लासेस, लेकिन यूट्यूब पे और पेड क्लासेस में फ़र्क होता है। आपको मैं क्लियरली बता दूं इस चीज़ को कि जो लोग हमारे साथ पेड पे जुड़ेंगे उनके साथ हम लोग प्रॉपर इतने दिन प्रैक्टिस सेट, एसटी, पूरा का पूरा मटेरियल, इन सभी के साथ उनकी तैयारी हम लोग कराने की जिम्मेदारी लेते हैं। जो लोग YouTube पे देखेंगे
यूट्यूब पे उनको केवल और केवल मैं प्रैक्टिस प्रोवाइड करा सकता हूं। मैं मटेरियल अभी नहीं दे पाऊंगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। हाँ, आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए। आप अगर धन की बात है कि सर शुल्क में कुछ मुक्ति, वो बिल्कुल की जाएगी। ठीक है, तो इतना आज के लिए मैं आपको एक मैंने इंट्रोडक्टरी जानबूझ के दिया कि पूरा का पूरा मैं बता दूं कि कैसे हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। टाइमिंग जो होगी वो आपको सूचित कर दी जाएगी। लगभग शाम के समय में ही हमारी टाइमिंग होगी, 6 से 8 के बीच में शाम को टाइमिंग हम लोग बनाएंगे और उसी टाइम पे हम लोग इसको आप लोगों के साथ लाइव रहेंगे। ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। और आप लोग चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और इस वीडियो को जो लोग भी हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने के लिए तत्पर हैं, लग जाइए मेरे साथ। और आपको बता दूं, ये भूल जाना कि 53 सीट है कि 4 सीट है, इसको भूल जाइएगा। आपको पाना केवल एक है, और गारंटीड बता रहा हूं, जितने लोग जुड़ोगे, मेहनत करूंगा और केवल पूरे ढंग से हम लोग मेहनत करेंगे और वो सीट आपकी होगी, कहीं नहीं जा सकती। इतना चैलेंज देता हूं मैं। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।